हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारी लास्ट क्लास हुई थी केमिस्ट्री की और उसमें मैंने आपको बताया था जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत किए थे पीरियडिक टेबल के बारे में। पीरियडिक टेबल के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, और उस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम लोगों ने दो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला एलिमेंट्स था हमारा हाइड्रोजन और दूसरा था हमारे पास में लिथियम, है ना। और आज की क्लास में हम सोडियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम, और उसके बाद फिर जाकर के हम आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, तो बिना देर किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, है ना। एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो, और आपको बताया गया था कि एस ब्लॉक को क्या बोला जाता है ना। तो इसको बोला जाता है एल्कली मेटल, इट मीन्स क्षारीय धातु, ठीक है। और मैंने आपको बढ़िया सा पीरियडिक टेबल बना के सारे ब्लॉक्स अलग अलग समझा दिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसका। तो आज की क्लास हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है सोडियम। बात समझ में आया कि नहीं। इसका फॉर्मूला होता है N11, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या जवाब दोगे 11। प्रोटॉन अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक्चुअली 22 दशमलव कुछ होता है, इसलिए इसको 23 मान के चलते हैं। तो हमारे पास प्रोटॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन आपको पता है कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान में से उसके परमाणु संख्या को घटा देते हैं, हमारा प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ये हमारे पास हो गया क्या, सोडियम के बारे में, है ना। अच्छा एक बात बताओ आप कि ये जो हमारे पास सोडियम होता है ना, हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं सोडियम, एक्चुअली इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका जो सिंबल होता है वो Na होता है। तो Na क्यों होता है, याद रखिएगा, इसका पुराना जो नाम था नाइट्रियम था। बात समझ में आया कि नहीं। इसका पुराना नाम क्या है नाइट्रियम, सॉरी नाइट्रियम, और इसलिए नाइट्रियम का Na का इस्तेमाल किया जाता है इसके सिंबल के फॉर्म में। इट मीन्स इसका जो पुराना जो नाम है वो क्या है, नाइट्रियम है, और नाइट्रियम के लिए ही हम क्या करते हैं, सोडियम को Na बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, Na होता है, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें 11, प्रोटॉन कितने 12, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 11 हो गए, है ना। ये तो बेसिक जानकारी थी, हम लोगों ने पढ़ा है बहुत पहले भी, है कि नहीं। चलिए अब इसके बाद में डिस्कवर्ड बाई, किसने खोज किया था इसका बताइए। तो हेम्फ्री डेवी, बात समझ में आया कि नहीं, किसने खोज किया था, हेम्फ्री डेवी। हम हिंदी में भी हेम्फ्री डेवी, ये तो नाम है हेम्फ्री डेवी, या कहीं कहीं बुक में आपको सिर्फ डेवी लिखा हुआ मिलेगा। इसको देवी नहीं पढ़ना है, इसको डेवी पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। हम्फ्री डेवी, इनको सेफ्टी लैंप का भी आविष्कारक कहा जाता है। एक्चुअली कोयले की खदानों में जो था सेफ्टी लैंप का यूज किया जाता था, ताकि वहां पर जो मीथेन गैस निकलती है उसमें आग न लगे, और उसकी भी खोज किसने किया था, हेम्फ्री डेवी ने ही किया था। चलिए, तो डिस्कवर्ड बाय हेम्फ्री डेवी, क्लियर है। चलिए, और अगर मैं तो इसके बारे में बेसिक जानकारी थी, अब कहाँ कहाँ से हमको मिलता है उन सारी चीज़ों को। अच्छा एक बात और बताइए मुझे, इसको रखा कहाँ जाता है। तो याद रखिएगा सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है ना। पोटेशियम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो एयर एंड वाटर, ये दोनों के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। आग पकड़ लेता है, मतलब कैच फायर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर, मतलब वो क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो हवा और पानी के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। इट मीन्स सीधी सी बात है कि हम उसको, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, सीधी सी बात है, और हमको पता है कि पानी के अंदर में भी और प्लस हवा में भी ऑक्सीजन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंपली कोई डब्बे में पैक करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं फिर इसके लिए, स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, इट मीन्स ऐसा बोल सकते हैं इसको, है ना, केरोसिन, या फिर मिट्टी का तेल भी बोला जाता है कहीं कहीं, है ना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं केरोसिन में
रखा जाता है या फिर स्टोर किया जाता है ना। क्लियर है, बात समझ में आए? बेसिक जानकारी, सोडियम पुराना नाम नाइट्रियम, इसलिए Na इसका फॉर्मूला हो गया, डिस्कवर्ड बाय हेम्फ्री डेवी। एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने पर आग पकड़ लेता है। आपसे पूछेगा कौन से दो धातु हैं या फिर कौन सा धातु है निम्नलिखित में से जो कि हवा या पानी के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, या फिर उसे किस में स्टोर करके रखा जाता है, तो भी हमारा जवाब क्या होगा, इसे केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, मतलब हमको कहीं पर भी लेकर के जाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन के बोतल में इसको अंदर डाल करके और फिर जा करके हम लेकर के जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? दूसरी बात, ये जो सोडियम होता है ना, ये क्या होता है, काफी दिन अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर ये आता है तो क्या हो जाता है, ये मतलब कि खराब होना शुरू हो जाएगा और तुरंत में आग पकड़ लेगा और जल जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन में इसको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सोडियम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि सोडियम का ओरस क्या होता है। ओरस मतलब अयस्क, जहां से कि वो मिलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो मिलता होगा ना हमारी पृथ्वी के अंदर में, और ये सब बेसिक जानकारी थी थोड़ी सी। ठीक है, चलिए अब आते हैं काम की बातें करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि है ना, ओ या फिर अयस्क, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अयस्क। अयस्क होता क्या चीज है, तो आपको एक बात याद रखना है कि अयस्क हम उसे कहते हैं जहां से कि हमें कोई भी चीजें मिलती है। जैसे आपको पता है कि जो पृथ्वी है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, लेकिन वो किस फॉर्म में हो, ऐसा नहीं है कि हमको पृथ्वी में से लोहा निकालना है तो जमीन की खुदाई करेंगे और वहाँ लोहे का एक बहुत बड़ा सीट मिल जाएगा या एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिल जाएगा और उसे हम ला करके और अकॉर्डिंग टू शेप हम जैसा जरूरत होगा वैसा बना लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। क्या है, मिट्टी में उसकी मात्रा होती है ना, और जब मिट्टी में अधिक मात्रा में होती है उस मिट्टी को अयस्क कहा जाता है, और वहां से क्या किया जाता है, यानी कि उसको ओरस बोलते हैं, और वहां से क्या किया जाता है, उन सारी चीजों को ला करके फिर जा करके, मैंने आपको ब्लास्ट फर्नेस पढ़ाया था लास्ट क्लास में, है ना, थोड़ी सी जानकारी दी थी, है ना, कि उसमें जो होता है CO+H2 का इस्तेमाल किया जाता है उसको गर्म करने के लिए। तो उसी में ला करके, जिसको हिंदी में वात्या भट्टी बोलते हैं, उसमें ला करके उसको पिघलाया जाता है, और उसको पिघलाने के बाद उसमें से क्या होता है, गैंग वगैरह जो होते हैं, अशुद्धियां वगैरह होती है, उसको अलग कर लिया जाता है और उसमें से मेटल्स को अलग कर लिए जाते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर वापस से आते हैं सोडियम पर, और इसका जो अयस्क है वो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला अयस्क की अगर हम बात करते हैं तो वो है चिली। चिली आपने नाम सुना है ना, चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर याद रखिएगा। सबसे पहला अयस्क क्या है, चिली सॉल्ट पीटर, है ना, बात समझ में आई कि नहीं। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन होता है Na+NO3 मिलकर के बनाता है NaNO3। बात समझ में आई कि नहीं। इसके लिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। NO3 जहां कहीं पर भी लगा रहेगा नाइट्रेट बोलना है, इसको याद रखिएगा, है ना, पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हम जान रहे हैं कि सोडियम नाइट्रेट जो होता है, जिसे चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है, क्लियर, और ये Na+NO3 का मिक्सचर होता है कि नहीं, तो इसे क्या कहा जाता है, चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर का मतलब क्या है, चिली एक देश है ना, जैसे हमारे यहाँ पर समुद्र में नमक बहुत ज्यादा मात्रा में है कि नहीं, सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा मात्रा में, और वो लगभग सारे समुद्रों में होता है, लेकिन एक ऐसा भी समुद्र है जहाँ पर कि सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है। बात समझ में आए कि नहीं, तो उसे हम बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, और यहीं से क्या किया जाता है, यहाँ से जो है सो इसमें से सोडियम प्राप्त किया जाता है। क्लियर है। दूसरा जो इसका अयस्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो आपको याद रखना है, बोरेक्स। बोरेक्स हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अच्छा, चिली सॉल्ट पीटर हिंदी नाम भी वही रह जाएगा, हिंदी वाले आप परेशान मत होना ना, चिली सॉल्ट पीटर, क्लियर है। तो बोरेक्स, इसको हम बोलते हैं सुहागा। बात समझ में आया कि नहीं, बोरेक्स, क्लियर है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na2B4O7 × 10H2O,
याद रखिएगा ये हाइड्रोजन सॉरी H2O का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला है Na2B4O7, है ना। बोरेक्स का फॉर्मूला भी हो गया इंटू 10H2O, है ना। कई बार क्या करता है एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला पूछ देगा, इसका सूत्र बताइए, और वो क्या करेगा यहाँ पर 5H2O लिख देगा, कभी 10H2O लिख देगा, कभी H2O गायब कर देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि वाटर का कॉम्बिनेशन कितना होता है। अभी बहुत सारे और भी चीजें पढ़ेंगे जिसमें हमें H2O पर ध्यान देना होगा। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, है कि नहीं, तो उसमें भी वही होता है, उसमें डाईहाइड्रेट होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हेमीहाइड्रेट होता है। तो हमें इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए, तो Na2B4O7 इंटू 10H2O क्लियर है। ये क्या होता है, सुहागा का फॉर्मूला होता है, और इससे क्या किया जाता है, इससे सोडियम प्राप्त किया जाता है। अब ये काम क्या आता है, ये जो सुहागा है इसका काम क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आपने बोरोसिल नाम सुना है। माइक्रोवेव जो हमारे पास होते हैं, ओवंस जो होते हैं जिसमें खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसमें बोरोसिल के बर्तन यूज किए जाते हैं, या फिर प्लास्टिक जो होते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक होते हैं, है ना, जो कि बिस्फेनॉल जिसमें नहीं होता है, BPA फ्री प्लास्टिक जिसको कहा जाता है, वो सारे प्लास्टिक के बर्तन में उसमें खाना बनता है या फिर बोरोसिल में बनता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये बोरोसिल जो होता है वो कैसा होता है, तो उसको बोलते हैं तापरोधी कांच। हिंदी में क्या बोलते हैं, तापरोधी कांच, यानी कि पायरेक्स ग्लास। तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है ना। चलिए आ जाते हैं, तो इसका यूज क्या है, तो यूज 2 मिनट हम देख लेते हैं। ये होता है बोरोसिलिकेट ग्लास बनाने में, ठीक है ना, और इसे एक और नाम से बोलते हैं पायरेक्स ग्लास, है ना। हिंदी में बोलेंगे तापरोधी, तापरोधी कांच। अच्छा बताइए, तो ये तापरोधी कांच यानी कि पायरेक्स ग्लास का यूज कहाँ होता है, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पायरेक्स ग्लास का जो यूज होता है वो होता है टेस्ट ट्यूब वगैरह बनाने में, है ना, जो हम देखते हैं लैब वगैरह में हम यूज करते हैं ना, केमिस्ट्री लैब में, कि हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो अचानक से लिया, उसमें कोई केमिकल डाला और हमने क्या किया, उसको गर्म करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम में हमें पूछा जाएगा आपसे कि जो मिरर होता है वो किस तरीके के कांच का बनाया जाता है, जो टेस्ट ट्यूब होता है वो किस तरीके के कांच का बनाया जाता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पायरेक्स ग्लास से जो तापरोधी कांच होता है उससे जितने भी, बोरोसिलिकेट ग्लास भी बोला जाता है, जितने भी तरीके के बर्तन होते हैं जिसको कि हम गर्म करते हैं, जैसे अगर आप अपने घर में का कोई बर्तन ले लेते हो, ग्लास ले लेते हो, आपने तो इतना तक देखा होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म चाय को किसी कांच के गिलास में डाल देते हैं तो वो क्रैक हो जाता है, ठीक है नहीं। तो उसके क्रैक होने के पीछे रीजन क्या है, तो उसके क्रैक होने के पीछे स्टूडेंट्स इतना सा रीजन है कि जो अंदर का हिस्सा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन बहुत जल्दी हो जाता है ना, इट मीन्स उसमें प्रसार बहुत जल्दी हो जाता है। अब कांच के गिलास में हमने लिया और हमने बहुत ज़्यादा गर्म चाय वगैरह डाल दिया, बहुत ज़्यादा गर्म है वो, या गर्म दूध या पानी कुछ भी डाल दिया, तो क्या होता है, अंदर का हिस्सा जो होता है उसमें वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें एक्सपेंशन आ जाता है, यानी कि वो प्रसार होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन बाहर का जो हिस्सा है ना वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो बाहर का हिस्सा वैसे ही रह जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका टूटना एकदम तय है। तो वैसे ही अगर बताइए कि अगर हम उसको लेकर के आग पे रख देंगे तो क्या होगा, तब तो तुरंत में ना, जिसको बोलते हैं चटक जाना, यानी कि क्रैक हो गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं पायरेक्स ग्लास का, तो ये बोरोसिलिकेट, इट मीन्स किसे, बोरेक्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें ताप सहन करने की क्षमता होती है। वो कितना भी अंदर जो आपने चीज़ें डाली है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, फिर भी टेस्ट ट्यूब का या ग्लास का कुछ नहीं होगा। और आपने देखा होगा काफ़ी पतला भी है, फिर भी वो आसानी से टेम्परेचर को सहन कर लेता है, ठीक है। तो दूसरा याद रखिएगा बोरेक्स, पहला मैंने आपको बताया चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट जिसको कहा जाता है कि नहीं। और दूसरा है हमारे पास में ये बोरेक्स, ठीक है, जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास वगैरह बनाने के काम आता है। और ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों इसके अयस्क हैं। इसके अयस्क मतलब सोडियम के अयस्क का मतलब चिली सॉल्ट पीटर से भी सोडियम प्राप्त किया जाता है और प्लस बोरेक्स से भी क्या किया जाता है, सोडियम प्राप्त किया जाता है। चलिए अभी इसके और भी कई अयस्क हैं, अभी हम बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। चलिए नोट करते चलिएगा स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके, है ना, जहाँ जरूरत लगेगा मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए क्या है कि थोड़ा सा ये बात अलग है कि स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर केमिस्ट्री की क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता है,
एक बात और बता देता हूँ मैं, दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, पढ़ने से इंटरेस्ट पैदा होता है, और आप डेली बेसिस पे कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो है ना, बच के निकलने की कोशिश नहीं कीजिए, आपको कभी ना कभी पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेटर यही है कि क्यों नहीं कि हम अभी से उस चीज़ की शुरुआत कर ले, है ना। चलिए, तो हमारे पास क्या हो गया कि हमने देखा कि इसके जो 2 अयस्क थे वो थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आ जाते हैं इसका सोडियम का कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड मतलब अयस्क तो ये 2 थे, कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक, है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो यौगिक होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी सोडियम है ना, जैसे कि हमारे पास ये HCl है, ध्यान से समझिएगा। एक हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक अम्ल है, और प्लस एक NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास एक अम्ल है, और ये क्या है, हमारे पास एक क्षार है ना। यानी कि ये हमारे पास एक एसिड है, और ये हमारे पास एक क्या है, बेस है। क्लियर है। और जैसे ही ये दोनों मिल जाता है तो क्या बनाता है, तो ये हमारे पास बनाता है NaCl और प्लस H2O, है ना। देखिए Na का ये और Cl का ये, यहाँ से दोनों मिलकर के NaCl बना दिया, है ना। और ये हमारे पास H और ये क्या है, OH, और ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, H2O। H2O मतलब जल। और इसी NaCl को हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, है ना। तो नमक का फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl। अब एक खास बात आप समझिएगा यहाँ पर, ये तो सब जानते हैं कि NaCl नमक का फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें से कुछ खास बातें ये समझिएगा कि इसका जो प्रॉपर्टी था वो कुछ और था, अम्ल का प्रॉपर्टी कुछ और था, क्षार का प्रॉपर्टी कुछ और है। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही ये दोनों मिक्स हो गया तो इसने क्या किया, इसने कंपाउंड बना दिया, इसी को हम बोलेंगे कंपाउंड। तो ये क्या कर दिया, ये इसका अलग गुण हो गया, है ना। हम शॉर्ट में ऐसे भी बोल देते हैं कि Na जो है और प्लस Cl जो है, यानी कि Na क्या है, सोडियम है, तो सोडियम क्या है, एक धातु भी है ना। और क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, एक अधातु है, यानी कि सोडियम जो है वो एक मेटल है, और क्लोरीन जो है वो क्या है, एक नॉन मेटल है। बात समझ में आया कि नहीं। सोडियम जो है वो एक मेटल है, क्लोरीन जो है एक नॉन मेटल है, और दोनों जब मिल गया तो ये बना दिया NaCl। तो जब हम ये दोनों मिल गया और NaCl बना दिया तो इसका प्रॉपर्टी ये क्या बचा, ये एक सिंपल सॉल्ट बन गया। तो कहने का मतलब हो गया कि जब तक ये एलिमेंट था, तत्व था, तब तक इसका गुण अलग, इसका गुण अलग था। लेकिन जैसे ही मिल गया और एक कंपाउंड बना दिया, एक यौगिक बना दिया, तो इसका गुण अलग हो गया। तो आपको एक बात याद रखना है कि तत्व का गुण अलग और यौगिक का गुण अलग। बात समझ में आया कि नहीं। और उन्हीं से मिलके बनाया, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं सोडियम का कंपाउंड। कंपाउंड मतलब यौगिक, यानी कि क्या क्या चीजों में सोडियम पाया जाता है और कहाँ कहाँ, और उसका क्या यूज है वो भी देखेंगे हम। ठीक है, चलिए तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ NaOH का। पहले हम हेडिंग डाल देते हैं कंपाउंड, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक। क्लियर है, इसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कंपाउंड जो होगा, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो हमारा सबसे पहला कंपाउंड क्या होगा स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा हमारा सबसे पहला कंपाउंड होगा NaOH। बात समझ में आया कि नहीं। NaOH क्या नाम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आया कि नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे हम एक और नाम से जानते हैं, क्या पता है, कास्टिक सोडा। क्लियर है, कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आया कि नहीं। क्या बोलते हैं इसे हम, पहला कंपाउंड जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंपाउंड मतलब जिसमें वो चीजें हो, अब इसमें सोडियम मिला हुआ है तो इसलिए क्या हो गया, ये सोडियम का कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सोडियम का जो कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज क्या है, तो याद रखिएगा इसका यूज है हार्ड सोप बनाने में। और ये हार्ड सोप कैसा होता है, दुनिया का सारा सोप तो हार्ड ही होता है, या तो इधर वो लिक्विड सोप होगा या फिर सॉलिड होगा, है कि नहीं। अब शैम्पू है तो वो पेस्ट के फॉर्म में होता है, तो ये हार्ड सोप क्या होता है, तो याद रखिएगा इसे हम हिंदी में बोलते हैं कपड़े धोने का साबुन। देखा ना आपने। अब ये मत पूछना आप कि सर ये रिन का फॉर्मूला है या फिर व्हील का है या फिर सर्फ एक्सेल का है या फिर कुछ और है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, साबुन का मतलब ये होता है कि फॉर्मूला ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा ना कि अगर हम A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना,
तो अब ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला है, बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ x प्लस 3y अगर लिखा हुआ रहेगा तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा, 2x प्लस 3y लिखा रहेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा, बात समझ रहे हो ना। लेकिन फॉर्मूला किसका रहता है, इसी का रहता है। तो जितने भी हार्ड सोप हैं, जो कि साबुन जो कि कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें याद रखना है कि कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसके अंदर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कास्टिक सोडा का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि कपड़े धोने के साबुन में निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड यानी कि यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको वहां पर याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, कपड़े धोने के साबुन की मैं बात कर रहा हूँ, सर्फ जिसको बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडा बोलते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कपड़े धोने का सोडा जो है वो एक अलग चीज है, उसका अलग काम है, और मैं बात कर रहा हूँ कि कपड़े धोने का साबुन। तो आपको याद रखना है जितने भी हार्ड सोप होते हैं उस समय क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्लियर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब उसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, और जो और बहुत सारे एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका क्वालिटी अलग अलग हो जाता है ना। यही कारण है कि एक साबुन 20-50 रुपए का बिकता है और एक साबुन 200 रुपए का बिकता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके अंदर और क्या क्या मिलाया गया है वो है, लेकिन जो बेसिक तत्व जो होता है वो हमारे क्या इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारा कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो एक सेकेंड, तो हमारे पास क्या जाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, फिर से सोडियम कार्बोनेट, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, हिंदी में भी वही नाम रहेगा, आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी आएंगे उसके ऊपर। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, कंफ्यूज मत होइएगा। सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका जनरली कई कई जगह पे फॉर्मूला सिर्फ इतना ही लिखा हुआ आपको मिलेगा, Na2CO3, लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें से 10H2O भी होता है, बात समझ में आया कि नहीं। तो Na2CO3 भी आप बोल सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, बट अगर डिटेल में बताया जाए तो इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, क्लियर है, सोडियम कार्बोनेट। अब आपसे पूछा जाएगा धोने का सोडा का नाम बताइए, या धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या किया जाता है इसका, है ना, एज डिटर्जेंट। और एक खास बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये करता क्या है, क्या जरूरत पड़ा हमको कि हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करें। तो एक बात और समझिएगा, हमारे यहाँ पर ज्यादातर जगहों पर पाया जाता है हार्ड वाटर। अब ये हार्ड वाटर कैसा है भाई, अब आप बोलोगे सर कोई भी पानी तो हार्ड हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो यहाँ याद रखिएगा, हार्ड वाटर का सीधा सा मतलब होता है, उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं खारा पानी, है ना। कौन सा, खारा पानी। तो खारा पानी जैसे आपने कुएं वगैरह का पानी देखा, जो नमकीन पानी जिसको बोलते हैं, है ना, मतलब क्या हो गया, उसमें बहुत सारे और भी मिनरल्स मिले हुए हैं जो कि वाटर की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, इसलिए उनको खारा पानी बोला जाता है, ठीक है ना। और इसको सॉफ्ट वाटर में बदल देता है, सॉफ्ट वाटर में बदल देता है। तो सवाल ये उठता है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कौन बदलता है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, Na2CO3, बात समझ में आया कि नहीं। तो Na2CO3 जो है वो क्या करता है, हार्ड वाटर को यानी कि खारा पानी को किस में बदल देता है, सॉफ्ट वाटर, यानी कि मीठा पानी भी लिखा हुआ मिलेगा या फिर मृदु जल। अब ऐसा नहीं कि मीठा पानी में बदल देगा तो उसको हम पी सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, इसके अंदर के हार्डनेस को खत्म कर दे रहा है। तो हार्डनेस को खत्म कर देगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसके बाद यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या करेगा, इसके पानी के हार्डनेस को खत्म कर देगा, और उसके बाद जाकर के हमारा कपड़े के धुलाई का कार्यक्रम जो होगा वो चालू होगा, बात समझ में आया कि नहीं। तो उसके अंदर और जो मिनरल्स मिले हुए हैं वो क्या करेंगे, कपड़े को साफ करने का, गंदगी को उसमें से दूर करने का काम करेंगे, मिसेल्स वगैरह जैसे बनता है उस तरीके से करके। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि हार्ड वाटर को पहले सॉफ्ट वाटर में बदलना होगा, ताकि उसके अंदर जो हम गंदे कपड़े वगैरह डालेंगे उसमें से गंदगी आसानी से अलग हो सके, क्लियर है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने का काम कौन करता है, तो सोडियम कार्बोनेट करता है, बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो आपको याद रखना है, और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एज ए डिटर्जेंट, है ना। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज में हम लिख सकते हैं डिटर्जेंट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ
डिटर्जेंट, अब कोई भी हो सकता है। डिटर्जेंट मतलब जो सर्फ होता है, जिसे हम सर्फ बोलते हैं और कपड़े साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस डिटर्जेंट के फॉर्म में किसका मतलब डिटर्जेंट बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। तो आपसे पूछा जाएगा कि डिटर्जेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कौन बदलता है, तो वहां भी हमारा आंसर क्या होगा? जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं इस दोनों को इरेज करता हूँ। एक सेकेंड, आप जरा इसको यहीं पर वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसके कुछ और भी कंपाउंड से उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, है ना, जो अलग अलग केमिकल्स मिलते हैं उनकी प्रॉपर्टी हो सकता है कुछ और मिल जाने के बाद उनका कुछ और प्रॉपर्टी हो जाता है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कंपाउंड कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास में जो है दो हमारे पास हो गया, अब हम तीसरे की बात करते हैं। 3 नंबर में हमारा कौन सा कंपाउंड है सर? तो 3 नंबर में हमारे पास कंपाउंड है सोडियम NaHCO3, इसे हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। बात समझ में आया कि नहीं? सोडियम बाई कार्बोनेट है कि नहीं? बाई कार्बोनेट आ गया, वर्ड में ध्यान दीजिएगा, बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ कहाँ पर? NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? ये भी सोडियम का कंपाउंड है कि नहीं? और आपने देखा है बेकरी वगैरह में जो मैदे का जो बिस्किट वगैरह बनता है, ब्रेड बनता है या बहुत सारा और कुछ बनता है, वो काफ़ी फूल जाता है, काफ़ी स्पंजी हो जाता है ना, सॉफ्ट हो जाता है वो, है ना। और जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो उसको सॉफ्ट करने का काम कौन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर। क्लियर है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात और, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस है ना, तो इसे हम लिखेंगे बेकिंग सोडा। क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं? और इसी में टार्टरिक एसिड अगर मिला दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा, बेकिंग सोडा में अगर टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर, यानी कि खाने का सोडा। बात समझ में आया कि नहीं? और ये हमारा है बेकिंग सोडा है, यूज होता है, लेकिन इसमें टार्टरिक एसिड मिला करके यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट का पहला यूज क्या हो गया? बेकिंग सोडा में। और दूसरा क्या हो गया? ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, यानी कि अग्निशामक। और कौन सा? वो भी शुष्क वाला। शुष्क का मतलब क्या हो गया, है ना, इसे हम बोलते हैं क्या? खाने का सोडा। समझिएगा स्टूडेंट ध्यान से, बेकिंग सोडा में इसका इस्तेमाल किया गया। दूसरा ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब शुष्क अग्निशामक। आपने इसे देखा है आग लगने के बाद कौन सा सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था? आप बोलोगे सर वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है। चलिए अच्छी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर हमने इस्तेमाल किया, लेकिन अगर मैं आपसे ये बात करूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा वो गाड़ी में अलग से जो छोटे छोटे सिलेंडर रखा हुआ रहता है ना, कार वगैरह में लोग रखते हैं, अपने गाड़ियों में रखते हैं ताकि कभी अगर आग लग जाए तो स्प्रे कर सके, तो वो भी आता है। उसमें एक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और वही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में आया कि नहीं? और ये क्या करता है? ये उसमें रिएक्शन करके और क्या निकलता है उसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। दूसरा, इसका लाइफ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं? ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शुष्क अग्निशामक उसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर इसका 2 यूज है। बात समझ में आया कि नहीं? हमारा जो तीसरा कंपाउंड है सोडियम का, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका 2 यूज है, पहला बेकिंग पाउडर में, दूसरा ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर में। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि शुष्क अग्निशामक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, है ना, सीधे कार लगा हुआ है ना, कार कार्बोनेट, कार समझ रहे हो ना, कार धोने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका। तो सोडियम कार्बोनेट अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब सीधी सी बात हमें समझनी है कि वो धोने का सोडा हो गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर दिया हुआ है तो वो खाने का सोडा हो गया। याद रखिएगा स्टूडेंट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट है तो धोने का सोडा, जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और सोडियम बाइकार्बोनेट है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो खाने का सोडा हो गया। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं इसके बाद एक और कंपाउंड है इसका अगला, उसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं कि वो होता क्या चीज और क्या काम आता है। तो अगला जो हमारा कंपाउंड है चौथा, वो है हमारे पास में Na2H2O3। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, है ना। Na2H2O3 इसको हम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। बात समझ में आया कि नहीं, इसे हमको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, अब एक खास बात याद रखिएगा। अच्छा हाँ, इसे मार्केट में एक और नाम से जाना जाता है हाइपो। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाइपो के नाम से किससे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 इसका फॉर्मूला होता है। और इसका यूज क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका यूज होता है फोटोग्राफिक फिक्सर, है ना। इसे हिंदी में लिखा हुआ आपको मिलेगा रील की धुलाई, धुलाई में। अब ये फोटोग्राफी फिक्सर क्या होता है समझिएगा ध्यान से। आज तो हमारे पास डिजिटल लैब है और डिजिटल कैमरा, डिजिटल प्रिंटर, सारा चीज़ अवेलेबल है ना। तो क्या होता है कि इसे हम जब चाहें जैसे चाहें वैसे और प्लस लॉन्ग टर्म के लिए सेव करके रख सकते हैं मेमोरी वगैरह में, है ना। लेकिन एक टाइम था जब कि रील वाले कैमरे चला करते थे बहुत पहले। और रील वाले कैमरे को धुलाई करने के लिए, धुलाई करने का मतलब ये हो गया कि अगर उसमें से फोटो के रील को अगर बीच में अचानक से निकाल दिया जाए तो उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग होती थी और उसके ऊपर जैसे ही लाइट जाता था वैसा इमेज बन जाता था। कहने का मतलब हो गया कि वो खराब हो जाता था। बात समझ में आया कि नहीं। तो पहले क्या किया जाता था, रील को सेट कर दिया गया कैमरे के अंदर में, और वहाँ क्या किया था, डार्क प्लेस होता था, फिर वो गोल गोल घुमा करके और उससे फोटो वगैरह लिए जाते थे। और जैसे ही सारा का सारा रील, उसमें लगभग आई थिंक 28-30 फोटो लिया जाता था। और उसके बाद जैसे ही वो रील जो होता था ख़त्म होता था तो फिर उसको वापस से रिवर्स रोल किया जाता था, उल्टा घुमाया जाता था और उल्टा घुमा करके क्या कर दिया जाता था, उसको वापस से रील के अंदर लगा दिया जाता था। और उसके बाद फिर उसको निकाला जाता था। निकालने के बाद क्या किया जाता था, उसको एक अंधेरे कमरे में ले जा करके, या फिर कुछ स्पेशल टाइप का लाइट होता था जिसका कि उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और उसके बाद फिर जा करके उसका जो फोटो होता था उसको परमानेंट किसी चीज़ पे फिक्स करने के लिए, कोई कार्ड वगैरह पे क्या किया जाता था, हाइपो का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे पूछेगा रील की धुलाई या फिर फोटोग्राफिक फिक्सर में किसका इस्तेमाल होता है, तो हाइपो का। और हाइपो न लिख करके सोडियम थायोसल्फेट भी लिख देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आया कि नहीं। Na2H2O3 क्लियर है ये। तो ये क्या किया जाता है, फोटोग्राफिक फिक्सर के फॉर्म में यूज किया जाता है। चलिए, तो ये था हमारे पास में सोडियम के सारे कंपाउंड्स, है ना, और उसका क्या क्या यूज होता है वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए जरा इसको नोट कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सोडियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना, इसके सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं पोटेशियम का, यानी कि हमारा अगला एलिमेंट जो होगा वो कौन सा होगा, पोटेशियम होगा, है ना। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। सिर्फ उसका बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक थ्योरी, ये सब चीज़ पढ़ लेने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्ट, तब जा करके कहीं कहीं आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, और धीरे धीरे करके हमको लेवल को हाई करना होता है। आप ये सोचो कि हम एग्जाम का दिन आ रहा है, हम 15 दिन में तैयारी कर लें, 2 महीना में तैयारी कर लें, नहीं पॉसिबल है ना। देख रहे हो ना आजकल सिलेबस कितना ज़्यादा एडवांस होता चला जा रहा है। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो एक क्वेश्चन कहीं और से पूछ देता है। तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा डीपली पढ़ें। चलिए, अब हम बात करते हैं, हमारे पास सोडियम का कंपाउंड जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं पोटेशियम का। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए, ना, इस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। चलिए, मैं पीरियडिक टेबल 1 2 3 4 के नाम से ही वीडियो बना रहा हूँ, और आगे भी कंटिन्यू अभी 4-5 और जाएगा, सब इसी से इस कनेक्टेड होगा एक दूसरे से सब। चलिए, पोटेशियम, याद रखिएगा हमारे बॉडी में भी सोडियम और पोटेशियम की जरूरत होती है
है कि नहीं, सोडियम पोटेशियम, और सबसे कम मात्रा में क्या चीज़ जरूरत होता है, मैग्नीशियम का। और अगर पूछा जाएगा हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ अवेलेबल है, तो कैल्शियम अवेलेबल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और सबसे कम मात्रा में अगर पूछेगा, सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछेगा कि हमारी बॉडी में क्या अवेलेबल है, तो कैल्शियम, और सबसे कम मात्रा में पूछेगा तो हमारी बॉडी में क्या अवेलेबल है, तो मैग्नीशियम, है ना। अर्थ में अगर पूछेगा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन मतलब वायुमंडल में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी के अंदर में, तो आपका जवाब क्या होगा, सिलिकॉन, है ना। मेटल अगर पूछा जाएगा, सिंपल अगर धातु पूछा गया तो हमारे पास सिलिकॉन हो जाएगा, पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला। और अधातु अगर पूछा जाएगा तो हमारे पास क्या जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं, वो तो बात की चीजें थी, छोटी सी जानकारी। चलिए पोटेशियम, पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं, तो पोटेशियम का जो पुराना नाम था ना, है ना, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो ओल्ड नेम था, तो ओल्ड नेम क्या था इसका स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ओल्ड नेम जो था वो था कैलियम। क्या था, कैलियम। इसलिए पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, के होता है। बात समझ में आया कि नहीं, कैलियम का क्या होता है, के होता है। बात समझ में आया कि नहीं। पोटेशियम को के क्यों बोलते हैं, है ना, सिंबल पोटेशियम पी होना चाहिए था, लेकिन ओल्ड नेम क्या था, कैलियम, इसलिए क्या बोला जाता है ना। वैसे मैंने आपको सोडियम के बारे में बताया, सेम टू सेम वैसे ही ये भी पोटेशियम के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अयस्क का। अयस्क यानी कि अयस्क, तो इसका अयस्क कहाँ है तो सोडियम का अयस्क कहाँ था सर, चिली सॉल्ट पीटर, यानी कि चिली देश में पाए जाने वाला, चिली देश में पाए जाने वाला क्या है, सॉल्ट पीटर, है ना। यानी कि चिली देश में एक झील है और वहां से जो नमक मिलता है उसमें सोडियम की मात्रा, उसमें से सोडियम को निकाला जाता है। पोटेशियम की बात करते हैं, तो पोटेशियम हमारे देश में ही बनता है, मतलब हमारे देश से ही मिल जाता है। हमें कहाँ से मिल जाता है, तो इसका नाम हो जाता है इंडियन सॉल्ट पीटर, या फिर इसे ही बोला जाता है बंगाल, बंगाल सॉल्ट पीटर, है ना। बात समझ में आया कि नहीं। और किसे बोला जाता है, जब सवाल ये उठेगा तो आपको याद रखना है KNO3 को, यानी वो किस फॉर्म में मिलता है, वो मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में। क्लियर है। वहां किस फॉर्म में मिल रहा था, सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में, यहाँ किस फॉर्म में मिल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं। तो याद रखिएगा, अगर इसके एस के बारे में पूछा जाएगा, एस का मतलब कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो हमारा जवाब किससे प्राप्त किया जाता है, तो हमारा जवाब होगा इंडियन सॉल्ट पीटर, या फिर इसी को बंगाल सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। चलिए ये था हमारा पहला, यानी कि ए नंबर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बी नंबर कहाँ से मिलता है सर, तो याद रखिएगा दूसरा जो होता है वो इसका एस्क है कार्नेलाइट। एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है। चलिए अब समझिएगा स्टूडेंट्स कि अगर मैं बी नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट से क्या प्राप्त किया जाता है, पोटेशियम प्राप्त किया जाता है ना। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो KCl MgCl2 × 6H2O। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें KCl भी है और MgCl2 भी है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में पोटेशियम और प्लस मैग्नीशियम दोनों के लवण हो गए, और दोनों के अगर लवण हो गया, दोनों का अगर सॉल्ट इसमें अवेलेबल है, तो इसी को बोला जाता है, एक और बात क्या, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्लियर है। अब आपसे पूछा जाएगा डबल सॉल्ट क्या होता है ना। 11th 12th क्लास में आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे, डबल सॉल्ट के बारे में। तो ये जो कार्नेलाइट है KCl × MgCl2 × 6H2O, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे अयस्क है किसका, पोटेशियम का। तीसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो एक कॉमन सा नाम है जो कि हम सब अक्सर यूज करते हैं, और वो है फिटकरी।
बात समझ में आया कि नहीं, जिसे हम बोलते हैं POTASH, पोटासेलम, है ना, इसे हम हिंदी में बोलते हैं फिटकरी। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, पोटासेलम। क्लियर है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। कन्फ्यूज मत होइएगा, बड़ा लंबा सा फॉर्मूला है, लेकिन इसको रट के याद कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स अभी नए नए तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनको लगता है ये सब कौन पूछेगा। नहीं सर, आपसे ये पूछ दिया जाता है कार्नेलाइट का फॉर्मूला बताओ, या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा पोटाशियम का फॉर्मूला बताइए, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या होगा, पता चला हमें याद ही नहीं है। याद रखिएगा, ये भी क्या है, ये भी एक डबल सॉल्ट है। बात समझ में आया कि नहीं, ये भी एक डबल सॉल्ट है। ये डबल सॉल्ट का क्या मीनिंग है समझिएगा ध्यान से। मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर में कैपेसिटी है क्या, जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको जल्दी से समाप्त कर देने का। कैसे समाप्त करेगा? अच्छा एक बात बताइए, सॉल्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो आपने एक चीज देखा होगा, जो हम अचार बनाते हैं नींबू वगैरह का, तो उसमें हम क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। कोई जानवर वगैरह अगर मर जाता है तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दफना देते हैं। लेकिन दफनाने के बाद, यानी कि उसको जानवर को मिट्टी में रखने के बाद उसके ऊपर बहुत सारा नमक डाल दिया जाता है, और उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, उसको मिट्टी से ढक देते हैं। तो ये नमक यानी कि सॉल्ट करता क्या चीज़ है? तो याद रखिएगा, सॉल्ट का जो मेन वर्क है वो क्या है, वो हमेशा सेल में से वाटर को अलग कर देना है। बात समझ में आया कि नहीं? किसी भी सेल में से क्या करता है, वाटर को अलग कर देता है। अब हम क्या करते हैं, नींबू का अचार जब बनाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि हम क्या करते हैं, नींबू को सिंपली ऐसे लिया, उसको बढ़िया से सूखा उखा के उसमें बहुत सारा नमक डाल दिया, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद क्या करते हैं, हम उसको धीरे धीरे धूप में रखना शुरू कर देते हैं ना, कुछ दिनों तक धूप में रखते हैं। क्यों? क्योंकि नमक क्या करता है, उस नींबू के सेल से वाटर को बाहर निकाल देता है, और वाटर को बाहर निकाल दोगे तो देखोगे धीरे धीरे आपने उस बर्तन में पानी भर जाता है कि नहीं? और पानी धीरे धीरे करके उसके अंदर में बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन धूप में क्यों रखते हैं? ताकि वो पानी जो है वो एवोपरेट होता रहे, वाष्पीकरण होता रहे, और वो पानी वाष्प होकर के उसमें से अलग हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो क्या हो जाएगा, अब आपका जो वो नींबू का जो बना अचार वो कैसा हो गया, वो सेफ हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो सॉल्ट का काम है किसी भी सेल में से पानी को बाहर निकाल देना, और पानी अगर किसी के बॉडी से बाहर निकल गया तो ऑटोमेटिक ही मर जाएगा वो, तो बैक्टीरिया वगैरह जो होता है वो फिनिश हो जाता है। एक चीज़ आपने और गौर किया होगा कि जब आप शेविंग वगैरह कराने के लिए जाते हो सैलून में, तो वहाँ क्या करता है, वो फिटकरी का यूज़ करता है। आपने देखा होगा ब्लेड वो नया यूज़ करेगा, है ना, बचे हुए सारी चीज़ों को नया यूज करेगा, साफ कर देगा वो, लेकिन क्या करता है, फिटकरी को कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फिटकरी के ऊपर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा। रीजन क्या है उसके पीछे? उसके पीछे यही रीजन है कि वो डबल सॉल्ट है। वो तो सिंगल सॉल्ट ही काफ़ी है उसको मारने के लिए, लेकिन यहाँ क्या है, डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट है, इसका मतलब वो क्या करेगा, पूरी तरीके से बैक्टीरिया को समाप्त कर देगा। इट मीन्स वही फिटकरी किसी और के ऊपर भी यूज़ किया और वही फिटकरी आपके ऊपर भी यूज़ करता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बात में समझ में आया ना? वो क्या होता है, बैक्टीरिया वहाँ जिंदा ही नहीं रह पाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, फिटकरी का यूज किया जाता है। चलिए आते हैं यहाँ पर पोटाशियम प्लस ब्लड क्लॉटिंग वाला भी तो प्रॉपर्टी है उसमें, तो जैसे कट वट जाता है तो इसलिए वो ब्लड को बंद करने के लिए सस्ता में वही यूज कर लेता है ना। क्यों? अगर वो आफ्टर सेव वगैरह यूज करता है तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, तो इसलिए चलो फिटकरी से काम चल जाता है। पूरा भारत तो इसी के लिए फेमस है, आप देख रहे हो, है ना। चलिए, तो हमारे पास क्या हो गया, कार्नेलाइट हो गया, है ना, KCl MgCl2 डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। ये भी इसका क्या है, पोटेशियम का एस्क है, यानी कि यहाँ से भी क्या किया गया, पोटेशियम को निकाला गया। उसके बाद फिर पोटाशियम जो है उसमें से भी क्या किया जाता है, पोटेशियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका एक यूज देख लेते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का जनरली बहुत सारे मेडिसिन वगैरह में भी यूज किया जा रहा है कि नहीं, ये तो कॉमन सी बात है। उसके बाद फिर आपने पोटेशियम परमैंगनेट सुना होगा, है ना, तो वो क्या करने के लिए यूज होता है, कीड़े मारने की दवाई, है ना। और उसके बाद फिर एक होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल रंग की दवा जो कि कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गवर्नमेंट क्या करती थी, पोटेशियम परमैंगनेट का डिस्ट्रीब्यूट करवा देती है कुएं वगैरह में डालने के लिए, या फिर कहीं से भी पानी वगैरह जहाँ से आता है, ताकि वहाँ का पानी साफ रहे, उसमें से बैक्टीरिया समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए अब एक काम की जो बातें हैं, ये सब तो खैर सिंपल सी बात है, सब जानते हैं, और जो सब जानते हैं वो सब एग्जाम में जनरली अब नहीं आता है, अब स्टैंडर्ड हाई हो गया है एग्जाम का। चलिए, एक आपने सुना होगा गन पाउडर, है ना, हम CID देखते हैं तो उसमें अक्सर हम गन पाउडर सुनते हैं ना।
याद रखिए, गन पाउडर का सीधा सा हिंदी होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार गन पाउडर पता नहीं क्या होता है, गन में तो कोई पाउडर होता ही नहीं है। तो याद रखिएगा हिंदी वाले नाम है उसका बारूद। क्लियर है? ये बारूद जो होता है ना, एक्चुअली इसमें भी क्या किया जाता है, पोटेशियम का यूज किया जाता है। कैसे, वो समझिएगा। 3 चीजों का मिक्सचर होता है ये बारूद जो होता है। तो इसमें कौन कौन सा होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है? उसके बाद फिर यूज होता है चारकोल, ठीक है, और उसके बाद फिर यूज होता है सल्फर, गंधक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, गंधक। ये तो चारकोल ही रह जाता है ना। और ये जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, इसका हिंदी नाम भी वही रह जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, है ना। बात समझ में आई कि नहीं? तो समझिएगा ध्यान से। अच्छा, परसेंटेज की अगर मैं बात कर ले तो कौन कितनी मात्रा में मिलाया जाता है जो बारूद के लिए ज़्यादा जरूरत है, तो याद रखिएगा इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है 75%। इसके परसेंटेज की बात करेंगे तो लगभग 15% के आसपास ये होता है। बच कितना गया, 10%। तो 10% जो होगा वो सल्फर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब समझिएगा पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर। अब इसे हम अपने याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका कि गन पाउडर को 50 के नाम से जाना जाता है ना। 50 रुपए में पटाखे का पैकेट मिलता है। क्या होता है, दिवाली आने वाली है कुछ दिन बाद और 50 रुपए में पटाखे का पैकेट मिलता है ना। क्या सिर्फ 50 का ही मिलता है? नहीं, अलग अलग रेट में मिलता है। अरे 50 तो इसका फॉर्मूला हो गया याद करने का। प से हमने क्या किया, इसमें हमने क्या मिलाया, प से, तो ये हमने पोटेशियम मिलाया। बात समझ में आया कि नहीं? पोटेशियम नाइट्रेट। च से मिलाया चारकोल और स से मिलाया सल्फर। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान दीजिए। प से मिलाया फास्फोरस, सॉरी पोटेशियम, च से मिलाया चारकोल और स से मिलाया सल्फर। ठीक है, तो पोटेशियम, चारकोल एंड सल्फर का जो मिक्सचर हो गया वो क्या हो गया, वही कहलाया गन पाउडर। 75, 15 और 10 यानी कि 75%, 15% एंड 10% का कॉम्बिनेशन, है ना। जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना तो एक चीज़ याद होता है कि अगर हम ट्रिक से यूज करें, ट्रिक से अगर चीज़ों को याद रखें तो वो हमें लॉन्ग टर्म याद रह जाता है कि नहीं। आपको गन पाउडर के लिए क्या याद रखना है, 50। क्लियर? क्या, ये हमारे पास हो जाएगा पोटेशियम, ये हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमारे पास हो जाएगा चारकोल और ये हमारे पास हो जाएगा सल्फर। ठीक है, तो इस तरीके से करके गन पाउडर जो होता है बनाया जाता है, बारूद बनाया जाता है इन सबको मिला करके। पोटेशियम नाइट्रेट तुरंत आग पकड़ता है, ये जो होता है टेम्परेचर को बढ़ाता है, और वो क्या करता है, गंधक सल्फर, वो घुटन पैदा करता है। बात समझ में, जो हमारा मकसद ही है बम बनाने का। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, आपने सुना होगा ना, जहरीला होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका यूज क्या है। इसका सिंपल सा यूज है, क्या करने के लिए बताइए, विस्फोटक, विस्फोटक बनाने में यूज किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? किसका, जो हमारा गन पाउडर है, बारूद है, उसका इस्तेमाल विस्फोटक वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करके हमारे पास सोडियम और पोटेशियम 2 एलिमेंट कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सबसे पहले किसके बारे में बताया था, बताइए? तो मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया था और उसके बाद फिर लिथियम के बारे में बताया। तीसरा आज की क्लास में मैंने आपको सोडियम के बारे में बताया, पोटेशियम के बारे में बताया। तो इस तरीके से करके इस ब्लॉक के हमारे 4 एलिमेंट समाप्त हो गए। चलिए इस क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी मिलूंगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बहुत ही टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन मैं इसे बहुत आसान बना दूंगा। आप रेगुलर बेसिस पर सिर्फ हमारे साथ बने रहिएगा और जरूर सारे वीडियो को देखिएगा, है ना। कंपटीशन ऐसे क्लियर नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है डीपली, तो थोड़ा सा पढ़ते चलिए इन सबको साथ में। और एक रिक्वेस्ट फिर से, इसे वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख करके एक नोट्स मेंटेन करते चलिएगा, आपके पास बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।